तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सरकारी बजट व अर्थव्यवस्था के एमसीक्यू प्रश्नस की। देखिए, जो अभी आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके जो एमसीक्यू आएंगे वो पार्ट के बीच में से ज़्यादा होंगे, अंत में से थोड़ा कम ही आएंगे। तो आइए हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्व बजट में शामिल है सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, सरकार का राजस्व व्यय, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो इनमें से क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, राजस्व बजट में हमारा सरकार की राजस्व प्राप्तियां और सरकार का राजस्व व्यय दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए हमारा जो इसका आंसर है वो हमारा क्या बनेगा? हमारा इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? क्या संतुलित बजट होगा ऐसा, या घाटे का बजट होगा, या अतिरेक बजट होगा? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा अतिरेक बजट। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा उधार लेना है। सरकार द्वारा उधार लेना राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है, राजस्व व्यय है, या पूंजीगत व्यय है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा पूंजीगत प्राप्ति। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, सरकार के देयता उत्पन्न हो रहे हैं, सरकार पर इसकी लाइबिलिटीज़ बन रही है, क्योंकि सरकार ने किसी से उधार लिया है, और जब हम उधार लेते हैं तो हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वह हमारी बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? देखिए, इसमें से हमारा एक क्वेश्चन ये भी निकल कर आता है कि जो हमारा बजट है उसको कौन तैयार करता है। तो पहला इसी का आंसर हम कर लेते हैं कि वित्त मंत्रालय जो है वह हमारा बजट को तैयार करता है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे पहले बजट को कहाँ रखा जाता है। वित्त मंत्रालय ने बजट बना दिया, उसके बाद क्या उसे पहले संसद में रखा जाएगा, मंत्रिपरिषद में रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा, या लोकसभा में रखा जाएगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, लोकसभा में, क्योंकि वित्त मंत्रालय द्वारा जो तैयार बजट होता है सबसे पहले उसे लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा से ही उसको पास कराया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? देखिए, 1 रुपये का नोट ही सिर्फ अलग होता है जिसको किसी और के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर है? इसका सही आंसर है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। देखिए, 1 रुपये का जो नोट होता है वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके साथ साथ 1 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, बल्कि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं उनके साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितनी भी नोट होते हैं उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर के ही साइन होते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसका गवर्नर ही आंसर लगाएंगे, जबकि इसका आंसर होता है वित्त सचिव। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे राजस्व प्राप्तियाँ जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, वे राजस्व प्राप्तियाँ जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है कहलाती है। यानी कि उन प्राप्तियों को क्या कहा जाता है जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है? क्या कर प्राप्तियाँ कहा जाता है, गैर कर प्राप्तियाँ कहा जाता है, राजस्व प्राप्तियाँ कहा जाता है, या पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है? तो इसका क्या आंसर सही होगा? देखिए, जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वह 2 तरीके से होता है, या तो वो करों से प्राप्त होता है या कर के अतिरिक्त अन्य आय से प्राप्त होता है। जो कर के अतिरिक्त प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैर कर प्राप्ति। हाँ, तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 7, उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है? देखिए, कर का जो भार है या तो जिस व्यक्ति को चुकाना है उसके ऊपर पड़ेगा, या जिस व्यक्ति को चुकाना है वह किसी और व्यक्ति पर टाल देगा। तो यहाँ पूछा है कि जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, यानी कि वह व्यक्ति उसको टाल नहीं सकता। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, या
आनुपातिक कर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, प्रत्यक्ष कर। जिस कर का भार चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, और जिन करों को व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? सार्वजनिक व्यय, कर राजस्व, ऋण और उपरोक्त सभी। तो देखिए सरकार जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए दो तरीके अपनाती है, एक राजकोषीय नीति होती है और एक मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति का संबंध जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होता है, भारतीय रिजर्व बैंक से होता है, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जो राजकोषीय नीति है वो सरकार की नीति होती है और सरकार द्वारा ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस नीति में सार्वजनिक व्यय भी होता है, कर राजस्व भी होता है और ऋण भी होता है, यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद बजट को सामान्य स्वीकृति दे देती है, यानी कि जो बजट बनता है उसके बाद उसे लोकसभा वित्त मंत्रालय ने बजट बनाया, वित्त मंत्रालय ने बजट बना के उसे लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया, और लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद में जो संसद है वो उसको कब तक स्वीकृति प्रदान कर देती है? 28 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च या 31 मार्च तक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च तक संसद जो है वो बजट को स्वीकृति प्रदान कर देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? मैंने अभी आपको बताया कि जिस कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है वह क्या होता है? हमारा प्रत्यक्ष कर, और अगर किसी कर को दूसरे व्यक्ति पर टाल दिया जाता है वह हमारा क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पूछा है कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क या सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट में हो सकता है क्या आगम घाटा, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा या उपयुक्त सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि बजट में आगम घाटा भी हो सकता है, वित्तीय घाटा भी हो सकता है और प्रारंभिक घाटा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट को आधिक्य का बजट कब कहा जाता है? सरप्लस कब होता है बजट? क्या जब अनुमानित प्राप्तियां बराबर अनुमानित व्यय के, या अनुमानित प्राप्तियां कम होती है अनुमानित व्यय से, या अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से ज़्यादा होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, जब सरकार की अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से ज़्यादा होती है तब हमारा क्या होता है? आधिक्य का बजट होता है। इसके उल्टे अगर हम बात करें कि घाटे का बजट कब होता है, तो घाटे का बजट हमारा तब होता है जब हमारी अनुमानित प्राप्तियां कम होती है अनुमानित व्यय से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट के घटक कौन कौन से हैं? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बजट के घटक हमारे बजट प्राप्तियां होती हैं और बजट व्यय होते हैं, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यक्ष कर, अब पूछा है इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, उपहार कर या दोनों? तो देखिए, आयकर और उपहार कर दोनों हमारे प्रत्यक्ष कर होते हैं, तो आंसर जाएगा सी, आयकर, उपहार कर। इसके अलावा एक संपत्ति कर भी हमारा प्रत्यक्ष करों में ही शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे भी जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सर्जन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति यानी कि असेट्स का सर्जन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है राजस्व व्यय। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक है। शून्य आधारित बजट था वो किसके द्वारा बनाया गया था? क्या हिक्स ने बनाया था, डाल्टन ने बनाया था, फिंडले सिराज ने बनाया था या पीटर पार्चर ने बनाया था? बताइए इसका क्या आंसर है? इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पीटर पार्चर ने जो है हमारा शून्य आधारित बजट बनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? देखिए, करों पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको 6 नंबर की ये यूनिट है, 2 क्वेश्चन आपको पक्का करों से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ए और बी दोनों, या संपत्ति कर? बताइए अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा हमारा ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है? अप्रत्यक्ष कर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा बजट किसे माना जाता है। क्या अतिरिक्त संतुलित बजट को माना जाता है, घाटे के बजट को माना जाता है, आधिक्य के बजट को, या आर्थिक बजट को। देखिए अब इसमें जो ज़्यादातर बच्चे होंगे वो इसमें ऑप्शन लगाएंगे सी कि आधिक्य का बजट जो होगा वही हमारा अच्छा बजट होगा, क्योंकि उसमें हमारी अनुमानित प्राप्तियाँ अनुमानित वैसे ज़्यादा हैं। लेकिन सी हमारा क्या है, गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए संतुलित बजट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बजट की अवधि होती है। ठीक है, बजट की अवधि होती है क्या, यानी कि बजट कितने समय बाद में जो है प्रस्तुत किया जाता है, 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, या वार्षिक। वार्षिक का मतलब है कि हर वर्ष। तो देखिए हमारे यहाँ पर हमेशा सुनते हैं कि बजट हर 1 साल बाद निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वार्षिक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। देखिए फिर से कर में मैंने बताया आपको कि 2 क्वेश्चन पक्का आने हैं। अब कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, आयकर, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, उपहार कर। अभी मैंने आपको प्रत्यक्ष कर के क्वेश्चन में बताया था कि आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर तीनों हमारे क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है अप्रत्यक्ष कर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्पाद शुल्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है। ठीक है, विकासशील, भारत भी हमारा क्या है, एक विकासशील राष्ट्र है। तो विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है, संतुलित बजट, बजट का बजट, सभी, या घाटे का बजट। तो देखिए विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटे का क्या सूत्र होता है, प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान, या प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, या कुल बजट व्यय माइनस कुल बजट प्राप्तियाँ। बताइए अब इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट है, बजट क्या है हमारे, सरकार के आय व्यय का ब्यौरा, सरकार की आर्थिक नीतियों का दस्तावेज, या सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण। ठीक है, तो देखिए सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है, सरकार की आर्थिक नीतियों का दस्तावेज भी होता है, और सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण भी होता है। तो ऑप्शन जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो कर है ऐच्छिक भुगतान है, अपनी इच्छा से किया जाता है, अनिवार्य भुगतान है, या वैधानिक भुगतान है, या ए और बी दोनों है। तो इसका क्या जाएगा, इसका जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यह एक अनिवार्य भुगतान है। तो हमने इसमें हमारे पूरे 25 क्वेश्चन किए हैं, और आप इन 25 क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे तो आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।